नमस्कार दोस्तों। आज हम राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के ऊपर विशेष रूप से चर्चा करेंगे। कल के वीडियो में हमने राष्ट्रपति की सामान्य शक्तियों का विस्तृत रूप से अध्ययन किया था। आज हम राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों में भी विशेष रूप से अनुच्छेद 352 के बारे में चर्चा करेंगे। भारतीय संविधान के भाग 18 अनुच्छेद 352 से 360 तक आपातकालीन शक्तियों का प्रावधान किया गया है। यहाँ प्रश्न पूछा जाता है कि कौन से भाग में आपातकाल का उल्लेख किया गया है। भाग 18 कौन से अनुच्छेद में 352 से 360 तक राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान में आपातकालीन उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए तथा जर्मनी के वाइमर संविधान से भी आपातकालीन उपबंधों को लिया गया है। तो यहाँ प्रश्न पूछा जाता है कि आपातकालीन उपबंध कहाँ से लिए गए, तो या तो भारतीय संविधान अधिनियम 1935 या जर्मनी का वाइमर संविधान का उल्लेख मिलेगा। भारतीय संविधान में आपातकालीन उपबंधों को सामान्यतः 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 राष्ट्रीय आपातकाल, नंबर 2 राष्ट्रपति शासन, नंबर 3 वित्तीय आपातकाल। इसके साथ साथ ही सुभाष कश्यप की पुस्तक में आपातकाल को सामान्यतः 2 भागों में बांटा गया था। सेकंड भाग 356 राष्ट्रपति शासन को फर्स्ट आपातकाल में ही समाहित कर दिया गया, लेकिन सभी पुस्तकों में आपातकाल के उपबंधों को सामान्यतः 3 भागों में ही बांटा गया है। आपातकाल उपबंध का उद्देश्य कि हमारे देश में आपातकाल के संबंध में उपबंध क्यों किए गए, इनकी क्या जरूरत थी। तो देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता, लोकतंत्र की रक्षा के लिए, संविधान की रक्षा के लिए आपातकालीन उपबंधों का उल्लेख किया गया। अर्थात देश की आंतरिक सुरक्षा, देश की बाहरी सुरक्षा और आर्थिक रूप से आपातकालीन उपबंधों का उल्लेख किया गया है। आज हमारा मुख्य फोकस अनुच्छेद 352 पर रहेगा। अनुच्छेद 352 इसे राष्ट्रीय आपातकाल भी कहा जाता है। भारत के मूल संविधान में ये उल्लेख किया गया है, युद्ध, बाह्य आक्रमण, आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है। हमारे मूल संविधान में अनुच्छेद 352 को लेकर 3 शब्द जोड़े गए हैं, युद्ध, बाह्य आक्रमण, आंतरिक अशांति शब्द को जोड़ा गया है। इन 3 शब्दों के आधार पर राष्ट्रपति संपूर्ण भारत में या भारत के किसी भाग में अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। जब इंदिरा गांधी के शासनकाल में जून 1973 में आंतरिक अशांति के आधार पर तीसरे आपातकाल की घोषणा की गई थी, उस तीसरे आपातकाल के दौरान लोगों के साथ जो ज्यादती की गई उसको ध्यान में रखते हुए 1977 में जब मोरारजी देसाई सरकार बनी तो मोरारजी देसाई सरकार ने संविधान में 44वां संविधान संशोधन पेश किया। उसमें अनुच्छेद 352 में भी संशोधन किया गया। अनुच्छेद 352 में
जो पहले आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल की घोषणा की जाती थी, आंतरिक अशांति शब्द को अनुच्छेद 352 से हटा दिया गया और उसकी जगह सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ दिया गया। अर्थात 44वें संविधान संशोधन के बाद कोई भी राष्ट्रपति या कोई भी केंद्र सरकार की सलाह पर राष्ट्रपति आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा नहीं कर सकता। अब सशस्त्र विद्रोह के आधार पर ही राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि मूल संविधान में कौन से 3 शब्द थे? युद्ध, बाहरी आक्रमण, आंतरिक अशांति। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत आंतरिक अशांति शब्द को उठा दिया गया और इसकी जगह सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ दिया गया। तो राष्ट्रपति तीनों स्थितियों में संपूर्ण देश में या किसी भाग में अगर कोई खतरा हो, युद्ध को लेकर किसी दूसरे देश द्वारा अगर आक्रमण कर दिया गया हो, युद्ध हो गया हो, या सशस्त्र किसी देश के किसी भाग में विद्रोह हो गया हो, तो राष्ट्रपति इसकी घोषणा कर सकता है। पहले मूल संविधान में ये स्थिति थी कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा केंद्र सरकार विशेषतः मंत्रिमंडल के मौखिक आदेश से भी की जा सकती थी, लेकिन 44वें संविधान संशोधन में यह प्रावधान किया गया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल की लिखित सूचना पर ही राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है। क्योंकि जब तीसरे आपातकाल की घोषणा की गई रात 12 बजे, तो इंदिरा गांधी जी ने इसकी घोषणा की और राष्ट्रपति को इसके बारे में किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं दी गई थी। जब राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी जाती है, तो यह घोषणा 1 माह तक ही लागू होती है। दोबारा ध्यान दो, राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति आपातकाल की जो घोषणा की जाती है वह 1 माह तक ही लागू होती है, जब तक कि संसद का अनुमोदन। राष्ट्रपति के द्वारा जब आपातकाल की घोषणा की जाती है, उस तारीख से 1 माह के भीतर संसद के अधिवेशन में, संसद का अधिवेशन बुलाया जाएगा। उस अधिवेशन में कुल सदस्यों का बहुमत, कुल सदस्य संसद के जितने सदस्य हैं दोनों सदन के अलग, उनका कुल बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले का 2/3 बहुमत से इसे अनुमोदित करना या पारित करना आवश्यक होता है। जब संसद के 2/3 बहुमत द्वारा राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा को अनुमोदित कर दिया जाता है, तो आपातकाल 6 माह तक लागू रहता है। मान लो राष्ट्रपति ने आपातकाल की घोषणा कर दी, संसद ने इस आपातकाल का समर्थन कर दिया। समर्थन करने के लिए कुल सदस्यों का बहुमत, उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत आवश्यक है। जब एक बार अनुमोदन हो गया तो आपातकाल को 6 माह तक लागू किया जा सकता है। दोबारा अगर इसे बढ़ाना होता है तो दोबारा इसके अनुमोदन की आवश्यकता होती है। अगर संसद इसका अनुमोदन नहीं करती एक बार भी, तो 1 माह बाद आपातकाल स्वतः ही समाप्त हो जाता है। मान लेते हैं कि संसद ने अनुमोदन कर दिया, 6 माह तक आपातकाल लागू रहेगा। अगर संसद आवश्यक समझे तो बीच में भी साधारण बहुमत द्वारा आपातकाल को समाप्त किया जा सकता है। तो राष्ट्रीय आपातकाल का अनुमोदन 1 माह में करना आवश्यक है। संसद द्वारा एक बार में 6 माह तक बढ़ाया जा सकता है। आपातकाल, जब राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल लागू किया जाता है तो संसद के द्वारा अनुमोदन के लिए या लोकसभा के कुल सदस्यों के 1/10 सदस्य राष्ट्रपति या लोकसभा अध्यक्ष से मांग कर सकते हैं लोकसभा की विशेष बैठक की 14 दिन के भीतर, 14 दिन के बाद लोकसभा का विशेष बैठक बुलाई जा सकती है। अब आगे आता है आपातकाल लागू होने के बाद केंद्र और राज्यों के जो संबंध हैं
विधायी और वित्तीय जो संबंध है उन पर क्या प्रभाव पड़ता है अनुच्छेद 352 का। तो अनुच्छेद 353 में ये प्रावधान किया गया है कि जब देश में अनुच्छेद 352 लागू है, केंद्र सरकार या संसद राज्य सूची के सभी विषयों पर कानून बना सकती है तथा केंद्र सरकार राज्य सरकार को समय समय पर निर्देश दे सकती है, लेकिन संसद या केंद्र सरकार राज्य सरकार की विधायी शक्तियों को निलंबित नहीं कर सकती तथा केंद्र सरकार राज्य सरकार को भी निलंबित नहीं कर सकती। तो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान केंद्र सरकार या संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है, राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है, लेकिन राज्य सरकार की विधायी शक्तियों को छीन नहीं सकती, निलंबित नहीं कर सकती और राज्य सरकार को निलंबित नहीं कर सकती। इसके साथ साथ प्रश्न बनता है, क्या राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लोकसभा का कार्यकाल या सरकार का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है? तो दोस्तों, आपातकाल के दौरान लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष होता है, लेकिन आपातकाल के दौरान एक बार संसद के अनुमोदन के द्वारा एक समय में लोकसभा का कार्यकाल एक बार बढ़ाया जा सकता है। ऐसा किया भी गया था कि जब जून 1975 में आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल लगा था, इसके साथ साथ दिसंबर 1971 में द्वितीय आपातकाल लगा था। उस दौरान इंदिरा गांधी के समय लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था। इसके साथ साथ राष्ट्रीय आपातकाल का मूल अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ता है? भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को जो मूल अधिकार दिए गए हैं, उन मूल अधिकारों पर आपातकाल के दौरान क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अनुच्छेद 19 के तहत हमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं। जैसे ही अनुच्छेद 352 लागू होता है, अनुच्छेद 19 के तहत हमें जितने भी स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं वह अनुच्छेद 358 के तहत स्वतः ही निलंबित हो जाती हैं। इसे निलंबित करने की आवश्यकता नहीं होती। अनुच्छेद 358 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 के तहत प्राप्त स्वतंत्रताएं स्वतः ही निलंबित हो जाती हैं, चाहे स्थिति युद्ध की हो, चाहे बाह्य आक्रमण की हो, चाहे आंतरिक अशांति की हो। लेकिन 44वें संविधान संशोधन में कुछ प्रावधान किया गया, कुछ संशोधन किया गया कि युद्ध और बाहरी आक्रमण के समय अनुच्छेद 19 स्वतः ही निलंबित हो जाता है अनुच्छेद 358 के तहत, लेकिन सशस्त्र विद्रोह के समय अनुच्छेद 19 निलंबित नहीं होता। इसके बाद में अनुच्छेद 20 और 21 किसी भी प्रकार के आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं होते। अनुच्छेद 20 और 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है वह कभी भी किसी भी प्रकार के आपातकाल में निलंबित नहीं होता। इसके साथ अनुच्छेद 359 में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 19 को छोड़कर शेष सब अनुच्छेद 19 तथा 20 और 21 को छोड़कर शेष सभी मौलिक अधिकारों को भी आपातकाल के दौरान निलंबित कर सकता है। जैसे ही आपातकाल समाप्त होता है, अनुच्छेद 19 के तहत प्राप्त स्वतंत्रताएं स्वतः ही हमें वापस प्राप्त हो जाती हैं। तो अनुच्छेद 352 के तहत जब देश में राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो सामान्यतः हमारे मूल अधिकार निलंबित हो जाते हैं, विशेषतः अनुच्छेद 19। इसके अलावा शेष अधिकार राष्ट्रपति की घोषणा के द्वारा ही समाप्त होते हैं, स्वतः समाप्त नहीं होते। इसके साथ ही पढ़ेंगे अब तक
की गई जो घोषणाएं हैं, अनुच्छेद 354 आपातकाल के दौरान राजस्व के वितरण के संबंध में केंद्र और राज्यों के बीच जो राजस्व वितरण का जो उल्लेख किया गया था, उस जो बंटवारा किया गया था, वो 354 के तहत केंद्र सरकार के पास चला जाता है। भारत में अब तक के इतिहास में राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 की 3 बार घोषणा हो गई है या 3 बार घोषणा की जा चुकी है। नंबर 1, 26 अक्टूबर 1962 को प्रथम राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी। बाह्य आक्रमण था। चीन द्वारा भारत के अरुणाचल प्रदेश के नेकपा क्षेत्र पर आक्रमण कर दिया गया था। उस समय भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के समय प्रथम राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी। कारण बाह्य आक्रमण था। समय 26 अक्टूबर 1962 को ये प्रथम राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी, जो 10 जनवरी 1968 तक चला था। तो दोस्तों, यहाँ प्रश्न पूछा जाता है, प्रथम आपातकाल की घोषणा कब से कब तक की गई? 26 अक्टूबर 1962 से 10 जनवरी 1968। प्रधानमंत्री कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। उस समय राष्ट्रपति कौन था? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। प्रथम आपातकाल का कारण क्या था? चीन द्वारा अरुणाचल प्रदेश के नेफा क्षेत्र पर आक्रमण करना। दूसरा, राष्ट्रीय आपातकाल या 352 का प्रयोग पाकिस्तान से युद्ध। भारत पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुआ था, 3 दिसंबर 1971 को दूसरे आपातकाल की घोषणा की गई थी। उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, राष्ट्रपति वीवी गिरी थे तथा यह आपातकाल 3 दिसंबर 1971 से 27 मार्च 1977 तक भारत में लागू रहा। तीसरे आपातकाल की घोषणा आंतरिक अशांति के आधार पर की गई थी। तो मैंने पहले बताया था 352 में 3 प्रकार के शब्द दिए गए हैं: युद्ध, बाह्य आक्रमण, आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रपति संपूर्ण भारत में या किसी भूभाग में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। तो तीसरा जो आपातकाल है वो आंतरिक अशांति के आधार पर इंदिरा गांधी के द्वारा लगाया गया था। 25 और 26 जून की मध्य रात्रि को, अर्थात 25 जून चली गई, 26 जून की 12 बजे रात्रि को 1975 को इंदिरा गांधी के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी। 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक तीसरा आपातकाल चला था। इसके समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद थे। जब भारत में तीसरा राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया, उस समय इंदिरा गांधी ने सुबह देश को संबोधित करते हुए कहा था कि भारत में आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल लागू कर दिया गया है और इंदिरा गांधी ने सभी प्रकार के मीडिया या सरकार की आलोचना करने वालों पर सभी पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया था और सभी लोगों को जो इसके विपक्ष में थे जेल में डाल दिया गया था। जब इंदिरा गांधी के द्वारा आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल लगाया गया था, इसका मुख्य कारण यही था कि इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा इंदिरा गांधी के लोकसभा चुनाव में सरकारी संसाधनों का प्रयोग करने के कारण उस चुनाव को अवैध घोषित कर दिया गया था। इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री से हटने का डर था। उसी समय लोकनायक जयप्रकाश नारायण द्वारा भारत में आंदोलन चलाया जा रहा था और लोकनायक जयप्रकाश नारायण दिल्ली के जंतर मंतर पर एक बड़ी सभा को संबोधित करने वाले थे। तो इंदिरा गांधी भयभीत होकर राष्ट्रीय आंतरिक अशांति के नाम पर देश में तीसरे आपातकाल की घोषणा कर दी। आलोचक कहते हैं इसकी ज़रूरत नहीं थी। उसमें राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद था। आपातकाल की घोषणा के बाद ही फखरुद्दीन अली अहमद को इसका पता चला था।
इसके बाद तीसरे आपातकाल के बाद जब देश में चुनाव हुए, मोरारजी देसाई के नेतृत्व में 1977 में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी। उस मोरारजी देसाई सरकार ने भारत के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश जेसी शाह की अध्यक्षता में एक मई 1977 में एक आयोग गठित किया गया, जिसे शाह आयोग के नाम से जाना जाता है। इस आयोग का उद्देश्य था तीसरे आपातकाल के दौरान लोगों के साथ जो ज्यादती की गई उसकी जांच करना मुख्य था। फिर आगे प्रश्न आता है, क्या राष्ट्रपति द्वारा घोषित राष्ट्रीय आपातकाल की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है? क्या न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है? तो सर्वोच्च न्यायालय ने मिनर्वा मिल्स बनाम बाहर संघ विवाद 1980 में ये निर्णय दिया। अनुच्छेद 352A के तहत न्यायपालिका उचित समझे अगर 352 संविधान के विपरीत हो, सद्भावना के विपरीत हो, तो राष्ट्रीय आपातकाल की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। दोस्तों, आज का वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करना और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।